हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स एंड उनका कॉज और इफेक्ट, इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, तो आपको इस टाइप के आर्टिकल्स पसंद है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट आर्टिकल, और यह है चाइना के स्टॉक मार्केट के बारे में। सो आई विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल बिट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एंड विल लीव द रेस्ट जो हमें लगता है विच इज़ नॉट यूजफुल और विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है इसका, राइट। सो शुरुआत करते हैं। चाइना स्टॉक सेल ऑफ वर्सेंस एज एचके इंडेक्स नियर्स 19-year लो। जो स्टॉक मार्केट में नया है उसे कुछ नहीं समझ में आएगा टाइटल से, आई कैन अंडरस्टैंड। सो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा आप सबको। यहाँ पे बात हो रही है चाइनीज स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है एंड सेंसेक्स है, राइट। यूएस में इंडेक्स होते हैं नैस्डैक, डाउ जोन्स। चाइना में शंघाई इंडेक्स है, ठीक है, शंघाई कंपोजिट। उसके अलावा यहाँ एचके की बात हो रही है, यह है हांगकांग। तो बात ये हो रही है कि चाइना में जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे सेलिंग चल रही है। सेलिंग मतलब मार्केट का नीचे जाना, स्टॉक्स बेच रहे लोग, खरीद नहीं रहे लोग, तो नीचे जाना। और ये इतना वर्स हो गया है यहाँ पे सिचुएशन कि ये 19 साल के लो पे है। जितना 19 साल में स्टॉक मार्केट में चाइना में किसी ने कमाया होगा, ठीक है, हांगकांग के मार्केट में जिन्होंने एसआईपी की हो, कुछ भी की हो पिछले 20 सालों में, सारा का सारा अब नीचे आ गया है, कॉस्ट पे आ गया है। 20 साल पुराने रेट्स आ गए हैं, एंड दिस इज अ रियली कंसर्निंग, आप कह सकते हैं, इशू। अगर चाइनीज मार्केट में इस तरीके से सेल ऑफ चलता रहा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स होंगे, जितने भी बड़े बड़े फंड्स होंगे जो लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, लोअर क्लास लोगों का पैसा मैनेज कर रहा है, चाहे पेंशन का हो, चाहे इंश्योरेंस का पैसा हो, ये सब कुछ अभी चल रहा होगा रेड, सब कुछ चल रहा होगा नीचे। सो देखते हैं इसका रीजन क्या है, ठीक है। लेट्स एनालाइज क्या रीजन हो सकता है कि 20 साल के लोएस्ट पे आ गया। यूजुअली ऐसा वॉर्स में होता है अगर आप देखें, बट यहाँ कोई वॉर भी नहीं है चाइना में। तो चाइनीज स्टॉक्स इन हांगकांग स्लम्प्ड टॉवर्ड देयर लोएस्ट लेवल इन ऑलमोस्ट 2 decades। ये हमने डिस्कस कर लिया, 20 सालों में सबसे लोएस्ट पे आ गया है। स्लम्प यहाँ पे यूज किया है इन्होंने, इसको हम क्रैश भी बोलते हैं, राइट, और प्लमेटेड भी बोलते हैं यूजुअली। इसी तरीके से कुछ ही वर्ड्स हैं जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स में यूज होते हैं, रिपीटेडली यूज होते हैं, कोई ज्यादा नए वर्ड्स नहीं होते। As an absence of fresh economic stimulus and market support measures deepened investor pessimism। यहाँ पे बात हो रही है कि एब्सेंस है एक चीज की, जिसकी वजह से मार्केट इतना नीचे जा रहा है, नया नया बॉटम बना रहा है। क्या एब्सेंस है? इकोनॉमिक स्टिमुलस। स्टिमुलस हम यूज करते हैं जब आप बेसिकली किसी, लेट्स से कोई कंपनी है जिसे पैसों की बहुत जरूरत है और आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो आप उसे स्टिमुलस दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जरूरत है स्टॉक मार्केट को भी इकोनॉमिक स्टिमुलस की, मतलब पैसों का फ्लो आना, इनफ्लो आना मार्केट में, जो कि बहुत ही ज्यादा लैक कर रहा है, बिल्कुल एब्सेंट है। एंड मार्केट सपोर्ट मेजर्स डीपेंड इन्वेस्टर पेसिमिज्म। इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो यहाँ पे पेसिमिज्म क्रिएट हो गई है, ठीक है, इसकी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हांगसेंग चाइना एंटरप्राइजेस इंडेक्स ये गिरा है 3.6% मंडे को, सिर्फ एक दिन में, edging closer to a level unseen since 2005 and making it one of एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग की इंडेसेस। जहां पे यूएस नए हाईज बना रहा है, इंडिया नए हाई बना रहा है, वहां पे चाइना का हालत देखिए, 2005 में पहुंच गए लोग। जो इन्वेस्टमेंट आपने 2005 में की होगी अभी वहीं की वहीं आ गई है वो वापस, विच इज अ रियली कंसर्निंग न्यूज। चाइनीज टेक बिहेमथ्स जैसे कि मेituan और टेंसेंट होल्डिंग्स। टेंसेंट तो बहुत ही फेमस है, आपने पबजी खेला होगा, राइट। वहां पे टेंसेंट के अच्छे खासे शेयर थे, इसकी वजह से वो बैन भी हुआ इंडिया में। ये सबसे बड़े ड्रैग्स रहे हैं, बिगेस्ट ड्रैग्स, मतलब ये इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वहां के मार्केट को नीचे लाने में, और ये टेक कंपनीज हैं, ठीक है। तो इनको टेक बीहीमथ्स बोलते हैं। बीहीमथ्स मतलब कोई ऐसा प्लेयर जो डोमिनेट कर दे, इतना बड़ा हो, राइट। जैसे चाइना अपने आप में, चाइनीज इकोनॉमी एक बीहीमथ है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। तो कंटिन्यूड सेल ऑफ जो चल रहा है स्टॉक मार्केट में चाइना के इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वॉल स्ट्रीट। अभी हमने बोला कि जो बहुत ही ज्यादा, आप देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखिए, चाइना में इतना साल चल रहा है, 20 साल के लो पे है, वॉल स्ट्रीट नए हाइज बना रहा है और टेक कंपनीज ही लीड कर रही है। वॉल स्ट्रीट में भी इशू क्या है इस वक्त, यूएस के स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा इशू है, सिर्फ
तीन चार कंपनियां गिन के मान लीजिए 10 कंपनीज हैं स्पेशली जो एआई में डील करती है, ये टेक्नोलॉजी है प्रॉपर, या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स बना रही है जैसे एनवीडिया, इनमें बाइंग आई है, इन्होंने वहां के स्टॉक मार्केट को ऊपर पहुंचा दिया है। बाकी कंपनीज नहीं बढ़ी हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक वॉल स्ट्रीट, जहाँ पे S&P 500 इंडेक्स climbed to a record on Friday for the first time in 2 years. It also came after China's commercial lenders. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इश्यू ये हुआ है कि S&P देखिए एकदम ऑपोजिट चल रहा है चाइना के मार्केट से। S&P क्या है, यूएस का स्टॉक मार्केट, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 हम जिसे बोलते हैं। और देखिए ये रिकॉर्ड हाई बनाया इसने फ्राइडे को फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years। और जब चाइना के कमर्शियल लेंडर्स हैं, कमर्शियल लेंडर्स मतलब किसे बोलेंगे, बेसिकली बैंक्स, इसे सिंपल भाषा में समझिए अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बिगिनर हैं अगर आप, बैंक्स ने उनका जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है ना, इसको चेंज नहीं किया। उन्होंने बोला कि जिस रेट पे हम कंपनीज को और लोगों को लोन दे रहे थे, हम सेम रेट पे अभी भी रखेंगे, हम इसको नीचे नहीं लाएंगे। नीचे नहीं लाने का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि लेंडिंग रेट्स कम होंगे ताकि लोग पैसे ज़्यादा खर्च करें। अगर आज लोन आपको 2% पे मिलने लगे तो आप लोन ज़्यादा लोगे, आप तुरंत फ्लैट बुक करोगे, कार लोगे, फ़ोन ले लोगे EMI पे, बिकॉज 2% इज नथिंग, राइट। आपकी सैलरी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। यू नो दैट कि आपके चलो 5% या 10% का आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे अपनी सैलरी में, या फिर इनकम के ओवरऑल इनकम के बारे में। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ। चाइना में लर्निंग रेट्स सेम रह गए, बैंक के लोन रेट सेम रह गए। तो इंडस्ट्रीज ने क्या सोचा कि अब जो है काम करना और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लोग पैसे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी सामान की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करोगे आप। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम रहने वाली है, ये एक्सपेक्टेशन है चाइना के स्टॉक मार्केट की। इसीलिए 3.5% का ड्रॉप आया मंडे को, जब वहां के सेंट्रल बैंक ने बोला कि हम रेट चेंज नहीं कर रहे हैं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा सबको। ये जो लेटेस्ट डिक्लाइन है इसको हम एट्रीब्यूट करेंगे लैक ऑफ कैटलिस्ट इन द नियर टर्म एंड आउटफ्लोज टू मोर अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स इन द रीजन। ये कहना है ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट का, ठीक है, जो इंटेलिजेंस एनालिस्ट है। क्या कहना है, ब्लूमबर्ग वाले कह रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे ना कैटलिस्ट नहीं है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, अब ये मुझे लगता है साइंस वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, केमिस्ट्री वगैरह में हमने पढ़ी है, ठीक है, 11th 12th और 10th और 9th में भी हमने पढ़ी होगी। कैटलिस्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि कोविड एक कैटलिस्ट था, क्या था, कोविड कैटलिस्ट था मार्केट को क्रैश करने के लिए, है कि नहीं। अब उसके बाद जब मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, जब कोविड रिपोर्ट्स अच्छे आने लगे, कोविड रिपोर्ट अच्छा है, उसके बाद गवर्नमेंट ने जब बोला कि लॉकडाउन भी हट जाएगा, तो ये भी एक कैटलिस्ट है। गवर्नमेंट ने बोला कि फिर अब हम प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम भी खत्म कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, तो ये भी एक कैटलिस्ट है, राइट, कि गवर्नमेंट बुलिश होते जाए। तो सारे कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम के लिए, स्टॉक मार्केट और ऊपर जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ही नहीं है चाइना में नियर टर्म में, और बेटर ऑल्टरनेटिव्स है रीजन में, जैसे कि चाइना के बगल में इंडिया या फिर वियतनाम, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। इंडोनेशिया ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप इंडोनेशिया के बारे में भी देखें, बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, अच्छा खासा ग्रोथ है यहाँ पे भी। तो ये एक रीजन बताया है ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने। ग्लोबल मार्केट्स बढ़ रहे हैं ऑन द चिप सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप, इसकी बेस पे यूएस मार्केट में अच्छा खासा पंप आया। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये बिल्कुल ही अलग ट्रैक पे है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतने ज्यादा हैं। चाहे आप चाइना और यूएस के रिलेशंस को देखें तो कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है, राइट। इवन आप कहेंगे बिल्कुल लोएस्ट के पास ही चल रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही आप देखिए रशिया यूक्रेन जो चल रहा है वॉर, यहाँ पे भी एकदम कंसिस्टेंटली वो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट। इसराइल और गाजा कोई चेंज नहीं आ रहा, और अब एडिशन होते जा रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जो न्यूज़ पेपर पढ़ता है, कि हमारे जो ट्रेड रूट है ना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो सी के थ्रू, जो सी रूट्स है हमारे, रेड सी, ठीक है, जैसे कि रेड सी का इशू है, यहाँ पे और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ईरान को लेके और बाकी रेबल्स को लेके, जैसे हौती रेबल्स है। तो यहाँ पे मूड बहुत ही फ्रेजाइल है मेनलैंड चाइनीज मार्केट में भी, ठीक है। तो हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट है ये अलग है और मेनलैंड चाइनीज मार्केट अलग है। ऑल्दो हांगकांग में चाइनीज कंपनीज लिस्टेड है सारी की सारी, एंड वो डोमिनेट करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो CSI 300, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, वहाँ पे CSI 300 इंडेक्स है, ये 2.3% गिरा है मंडे को, मोस्ट सिंस लेट 2022। और ये जो गिरावट आई है वहाँ के स्टॉक मार्केट में, ये आप देखिए इनका ये कहना है कि कोइंसाइड कर रहा है विद अ जंप in turnover on a handful of exchange traded funds tracking key indices। ये साइन है that state led buying may be behind the unusual spike।
ठीक है। अनयूजुअल स्पाइक आ रहे हैं, मतलब स्पाइक का मतलब बढ़ जाना अचानक से, ठीक है। स्पाइक्स और फिर स्पाइक आके तुरंत जैसे यहाँ पे सेटल हो गया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी बाइंग चल रही है और स्टॉक बढ़ते जा रहा है, स्पाइक्स आ रहे हैं ऊपर नीचे किसी स्टॉक के प्राइस में। तो ये कह रहे हैं कि जो स्लम्प है ये कोइंसाइड कर रहा है विद अ जंप इन टर्न ओवर अ हैंडफुल ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है जिन्हें हम बोलते हैं ईटीएफ, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड करते हैं और इनमें जंप आ रही है, और इसका रीजन ये है, इनका कहना है कि जो वहां की गवर्नमेंट है वो बाइंग कर रही है, वो भी पैसा लगा रही है स्टॉक मार्केट में कि शायद स्टॉक मार्केट थोड़ा संभल जाए अगर हम सपोर्ट करें, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। अब आते हैं यहाँ पे ऑन शोर बेंचमार्क, इसने फिनिश किया अपना डे 1.6% लो पे, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रेशर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जितनी भी कंपनीज है अगर उनको इन्फ्लो नहीं आएगा स्टॉक मार्केट से, पैसे नहीं आएंगे तो वो भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप दो लोग मिलते हैं, एक जिनको पैसा लेना है, जिनको पैसा चाहिए, और एक जिसके पास पैसा सरप्लस है, वो उन्हें पैसा देना चाहता है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है, एक का पैसा जा रहा है एक दूसरे के पास। अब अगर यहाँ पे एक ही पार्टी हो और दूसरी पार्टी हट जाए तो क्या होगा, यहाँ पे सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों में से स्पेशली एक पार्टी जो है कंपनी जो वहां लिस्टेड रहेगी, हो सकता है इन्वेस्टर्स किसी दूसरे मार्केट में पैसा लगाए, राइट, या दूसरे ऑल्टरनेटिव एसेट्स में पैसा लगाए जैसे कि रियल एस्टेट, लेकिन कंपनीज के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। CSI स्मॉल कैप 500 इंडेक्स है, ठीक है। प्राइसिंग रेफरेंस फॉर सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ये 3% गिरा है, ठीक है। अब तो स्मॉल कैप्स तो और ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, हम जानते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स 3 कैटेगरी के होते हैं, अगर आपको ना पता हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, हजारों करोड़ लाखों करोड़ में इनका वैल्यूएशन है, लार्ज कैप हो गई, उसके बाद मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप। ठीक है, इंडिया में तो डिफाइंड है कि कितना आपका रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हैं वैल्यूएशन है मार्केट कैप के हिसाब से, बट चाइना का हमें नहीं, अचानक के बारे में नहीं पता कि वहां पे वो किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप होगी, बट लॉजिक दोनों का सेम है। तो आप समझ सकते हैं जितनी भी छोटी कंपनीज है उनका इंडेक्स होगा स्मॉल कैप 500। तो ये गेज है, द गेज ऑफ चाइनीज स्टॉक्स लिस्टेड इन इन हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉस्ट अबाउट 13% सो फार दिस ईयर। इस साल 13% लूज कर चुके हैं चाइनीज स्टॉक्स जो हांगकांग मार्केट में लिस्टेड है, और S&P ने तो गेन किया है 1.5% का ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दिस इज अ रियली कंसर्निंग थिंग फॉर चाइनीज इन्वेस्टर्स जो वहां पर पैसा लगाकर बैठे हुए हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर। इंडिया लाइकली टू रिज्यूम ईरान ऑयल इंपोर्ट्स अमिड होती थ्रेट। अब यहाँ पे देखिए कई लोगों को थोड़ा सा मुझे बैक स्टोरी बताना पड़ेगा। टाइटल कह रहा है कि इंडिया रिज्यूम करेगा, फिर से बाय करना शुरू करेगा ईरान ऑयल इंपोर्ट्स, ठीक है, अमिड होती थ्रेट। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, होती आर रेबल्स, ठीक है, यहाँ पे एंड इनको बैक एलिजिडली लोग बोलते हैं, बट इट्स वेरी क्लियर, आप देखेंगे इंटरनेशनली कि इन्हें बैक करता है ईरान। और ये क्या कर रहे हैं, ये ना हमारे और जितने भी कंट्रीज में जो रूट है जहाँ से, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये लेट्स से कैनाल है जहाँ से हमारे शिप्स आते हैं ऑयल लेकर, इन्हें ये यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि दे आर बैक्ड बाय ईरान, तो इंडिया को ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगर इनसे ऑयल खरीदे तो ये वहां पे ये परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो कि ईरान के जो ट्रेड्स हैं वहां उन्हें तंग नहीं करना है, उन्हें वो परेशान नहीं करना है, ठीक है। और इंडिया पहले ईरान से बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऑयल खरीदता था, मैं आपको बता दूं, लेकिन ईरान पर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, तो आप ईरान को डॉलर नहीं पे कर सकते हो, डॉलर नहीं जाना चाहिए ईरान के पास। सैंक्शंस का मतलब ये होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो बिना डॉलर दिए किसी से भी आप इंटरनेशनल मार्केट में कुछ खरीद नहीं सकते हैं, यही डॉलर की असली स्ट्रेंथ है, राइट। इस आर्टिकल को हम लोग एक बार ब्रीफ में देखेंगे, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे, जो हमारे काम का है हम उसे देखेंगे। इंडिया कंसीडर कर रहा है रीइंस्टेटमेंट ऑफ crude oil shipment from Iran as Houthi insurgents step up attacks on maritime trade in the Red Sea and Gulf of Aden regions off the coast of Yemen, sources in the know said। तो ये अब जो सोर्सेज हैं, अननोन सोर्सेज है, उनका ये कहना है, ठीक है, कि इंडिया वापस से ईरान से ऑयल इंपोर्ट शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान के द्वारा बैक किए गए ये हूथी इंसर्जेंट्स ना, ये अटैक कर रहे हैं हमारे वेसल्स पे, हमारे नहीं पूरी दुनिया में जो रैंडम वेसल्स उन्हें दिख रहा है इस पे कर रहे हैं, ठीक है, जो रेड सी से होकर जा रहा हो, गल्फ ऑफ एडन से जा रहा हो। तो इसकी वजह से अब इंडिया ने सोचा है कि हम एक काम करते हैं, ईरान से ही खरीदते हैं, ठीक है। तो ये इस इश्यू को डिस्कस किया गया ड्यूरिंग अ बायलेटरल मीटिंग। बायलेटरल मतलब जब दो लोगों के बीच में मीटिंग होती है सिर्फ,
ठीक है, जैसे मल्टीलैटरल भी होता है वैसे ही बायलैटरल है। और ये बात हुई हमारे एस जयशंकर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो ईरान गए थे लास्ट वीक, जब ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक भी किया था। ठीक है, कुछ मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए थे पाकिस्तान के ऊपर, आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो जो शिपमेंट है ईरान से, ठीक है, ये होता है शिपमेंट्स फ्रॉम ईरान टेक प्लेस थ्रू पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन, जहाँ पे होतीज हैं, इनका लिमिटेड प्रेजेंस है। सबसे पहली बात तो ये है। तो ये जो रूट है ये कंपैरेटिवली सेफ है, क्योंकि ये रेबल्स वहां पे ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इंडिया को एक फायदा तो ये है, होतीज एलाइज हैं ईरानियन रिजीम के एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अगेंस्ट द ट्रेड, जो कि इंपॉर्टेंट है तेहरान के लिए। अब देखिए, ये चीजें ऑफिशियली नहीं होंगी, राइट? ऑफिशियली ईरान थोड़ी मानता है कि हमारे दोस्त हैं वो, लेकिन इंडिया अगर उनसे ऑयल ले रहा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये उन्हें पता चल जाएगा कि ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है, तो इन पे वो अटैक नहीं करेगा। इंडिया ने कोई क्रूड ली नहीं है, ठीक है, फ्रॉम एनी कंट्री अंडर ग्लोबल सैंक्शंस, जिसपे ग्लोबल सैंक्शंस हो। जो गवर्नमेंट है, दे हैव ओपन अप कि हम वेनेजुएलन ऑयल लेंगे, जब यूएस ने उनसे सैंक्शंस हटाए तब। ठीक है, उससे पहले हम वेनेजुएला से भी ऑयल नहीं ले रहे थे। तो इनका कहना है कि वी आर ऑलवेज मॉनिटरिंग द सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू क्रूड फ्लोज। हाउएवर, कुछ प्रपोजल्स आए हैं कि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स रिज्यूम करें, ठीक है, ईरान से। तो ये प्रपोजल्स हैं, बट इट इज नॉट ऑफिशियल इंडिया की तरफ से कि ऐसा होगा। ईरान हमारा सबसे बड़ा सोर्स था क्रूड ऑयल का, आप ये देखिए 2018-19 तक। लेकिन जून 2019 में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ना सैंक्शंस लगा दिए ईरान पे कि आप कोई कंट्री इनसे ट्रेड नहीं करेगी, नहीं तो उनसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा। और उन्हें हम यूएस डॉलर नहीं देंगे, बिना यूएस डॉलर के तो वैसे भी हम ट्रेड कहाँ कर पाएंगे, है ना? तो हमने उनसे माना, ठीक है, हमने विड्रॉ कर लिया कि हम ईरान से नहीं लेंगे। और अभी तो जैसे आपने देखा होगा, हम रशिया से ले रहे थे काफी सारा ऑयल। और रीजन ये था कि ईरान, यूएस का कहना है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहा है, जो कि उसे नहीं करना है। तो यूएस ने रिमूव किया, ठीक है, यूएस रिमूव्ड एन एक्सेप्शन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। फिर भी हम कुछ दिन तक इनसे ऑयल इंपोर्ट करते रहे 2018 में, इसके बाद भी। और ये एक्सेप्शन था इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी हमारा ऑयल इंपोर्ट बहुत बड़ा है और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है हमारी, ठीक है, ऑयल पे। हम मैक्सिमम 90% ज़्यादा हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक्सेप्शन था कि हम फिर भी उनसे कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर हमें कट ऑफ करने पड़ गया धीरे धीरे, और हमने पूरा इंपोर्ट शिफ्ट कर लिया दूसरी कंट्रीज पे। तो ईरान 9th लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर से बन गया 71st एज ऑफ 2021, अगर आप ओपेक का डेटा देखिए। ठीक है, तो ईरानियन साइड बहुत एक्साइटेड है, दे वांट कि ऑयल एक्सपोर्ट्स रिज्यूम हो, ठीक है। एंड बैडली वो ट्राई कर रहा है कि वो एक्सपांड करे स्मॉल सेट ऑफ बायर्स, ठीक है, ताकि कुछ छोटे छोटे सेट्स ही मिल जाए बायर्स के, जो उनसे बाय करें ऑयल। क्योंकि देखिए, पैंडमिक का इम्पैक्ट वहाँ भी हुआ है, इकोनॉमी वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रही है, ऑल दो वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो आपको ऐसी न्यूज़ आते हुए नहीं देखेंगे ईरान के बाहर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चाइना और इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स रहेंगे यहाँ पे ईरान के लिए, जो उनसे ऑयल बाय कर सकते हैं, और उनके इकोनॉमी में थोड़ा हम उन्हें स्टिमुलस दे सकते हैं इस तरीके से। बट विल हैव टू सी कि इसके क्या प्राइसेस होंगे। और क्योंकि सैंक्शंस भी एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होगा, तो हम ये भी डिसाइड करने से पहले सोचेंगे कि क्या दोबारा इन पे हो सकता है और स्ट्रिक्टर सैंक्शंस लग जाए या क्या, राइट? बट अगर इन रूट्स पे अगर इतनी प्रॉब्लम चलती रही, तो विल हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री को ऑयल की बहुत ज़्यादा नीड है और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस इस वक्त इंडिया में, इकोनॉमिक वीकनेस जो है, आप देखें, वो है ऑयल, जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ता है कि हम किसी तरीके से ऑयल को सिक्योर करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिए, एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।